नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। तो आज हम बात करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी ही हैं, साथ में आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रतिष्ठित समाज में बैठिए, पढ़े लिखे समाज में बैठिए तो आप उस टॉपिक पर तर्क वितर्क करने लायक हों, आप कुछ बोल पाएँ। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एंट्रेंस में तो बहुत ज़रूरी हैं और साथ ही आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब तक TVF एस्पिरेंट सबने देखी होगी, अच्छे से देखी होगी और उसका स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर पूरा लगाया होगा, भरपूर लगाया होगा। तो उसमें आपने एक SK का रोल देखा होगा जो कि कभी हार नहीं मानता है और जो है उसके पास वो खुश रहने की कोशिश करता है और खुश रहता है। और उसकी एक लाइन अपने जीवन में आप उतार लीजिए, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने के सपने देख रहे हैं, BHU में आने के सपने देख रहे हैं, महामना की बगिया में आने के सपने देख रहे हैं, जहाँ लाखों बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में सब अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। इन चीज़ों का ज्ञान भी होना आपको बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए आपको जो सही से आपका मार्गदर्शन करे। इसलिए आप हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप महामना की बगिया में आने के सपने देख रहे हैं और SK की उन लाइनों को अपने जीवन में उतारें कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो आपको तबीयत से पत्थर उछालना है, बहुत मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है और उस मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या है, किस तरीके के प्रश्न हैं, आप इसको ज़रूर देखें और सुनें। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भारत को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान इसलिए नहीं कहा जाता है कि हिंदुत्व का टैग यहाँ हिंदू रहते हैं, ये बहुत ही गलत मिथ्या है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है, ना कि संस्कृत। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचेंगे कि पुराने ज़माने में वेद और ऋषि महर्षि ये सारी चीज़ों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था, तो बहुत बच्चे होंगे संस्कृत कर देंगे। तो संस्कृत एक शुद्ध भाषा है, लेकिन वो आप अपनी बोलचाल की भाषा में उसे नहीं उतार सकते हैं। तो बोलचाल की भाषा यानी जो सबसे अधिक प्रयोग होती है, अधिक प्रयोग होने में हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ये चीज़ें हमें आसान लगती हैं क्योंकि हमारे आम तौर जीवन में ये चीज़ आराम से हो रही हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, जो यहाँ सीखने आते हैं हिंदी, उनके लिए बड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इसका उत्तर 1 सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि लोग सोचते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है भारत की। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ कैसे? तो आप इस क्रम को याद रखें, इस क्रम की जो यहाँ पे चर्चा की गई है, क्योंकि ये अक्सर क्रम ही पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में। तो क्रम को आप ध्यान में दें कि सबसे पहले जो संस्कृत भाषा थी उसका जन्म हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद संस्कृत का थोड़ा शुद्ध रूप पाली हुआ, पाली का थोड़ा शुद्ध रूप प्राकृत हुआ। मतलब उसमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा था, थोड़ी चीज़ें बदल रही थी, थोड़ा व्याकरण बदल रहा था, कुछ शब्द बदल रहे थे, नियम बदल रहे थे। तो उस तरीके से संस्कृत से सुधार होते होते प्राकृत आया और प्राकृत से सुधार होते होते अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद से समझ लीजिए कि हिंदी का जन्म हो चुका था। अवहट्ट एक काल ये भी है, अवहट्ट भी रहता है, लेकिन आपको परीक्षाओं में जो है अपभ्रंश मिलेगा। क्रम अगर आप याद रखेंगे तो वहाँ अवहट्ट का ज़रूर आपको जिक्र करना है, लेकिन परीक्षाओं में आपको विकल्प पे अपभ्रंश ही दिया जाता है। तो संस्कृत के बाद पाली का जन्म हुआ, पाली के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश, थोड़ा सा उससे सुधरा हुआ रूप, और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ, यानी अपभ्रंश के नियम, व्याकरण, शब्दों को थोड़ा बदल के जब हिंदी आई, हिंदी का बचपना शुरू हुआ, हिंदी का हम बोलेंगे तो प्राचीन प्रारंभिक हिंदी थी वो। तो इसलिए हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे अपभ्रंश से, जिसका उत्तर 1 सही होगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ आप लोग सबसे पहले जितने लोग भी देख रहे होंगे सब लोग बोलेंगे राष्ट्रभाषा। नॉर्मल बात है, सामान्य बात है कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष की कोई भी राष्ट्रभाषा ही नहीं है। इतना बड़ा देश है लेकिन यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप यही भाषा बोलें। यहाँ हर व्यक्ति, हर नागरिक स्वतंत्र है, वो कोई भी भाषा बोल सकता है। तो हिंदी जो है वो राजभाषा है, क्योंकि हिंदी एक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हिंदी पर काफ़ी ज़ोर दिया। हिंदी में आपको अधिकतर नॉवेल मिलेंगी। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले भारत में ज़्यादा मिलेंगे अपेक्षा जो और भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा में रखते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा में। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप हमेशा ध्यान दें कि भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा में रखते हैं। राजभाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होती है और राजभाषा में कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप इसे बोले ही बोले। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको जो भाषा आती है आप उसमें अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो राजभाषा यानी अधिकतर जिस भाषा का प्रयोग होता है वो भारतवर्ष में हिंदी है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि भारतवर्ष की राजभाषा क्या है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे हिंदी। राष्ट्रभाषा ऑप्शन में रहता ज़रूर है और बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। आप माइनस मार्किंग भी, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। तो इसको ध्यान रहते हुए बहुत ही सावधानी से आपको प्रश्नों को हल करना है। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा में रखा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसका उत्तर 1 सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। किसी भी भाषा को अगर हम लिखते हैं तो उसकी एक लिपि होती है, उसको क्रमबद्ध करने का एक तरीका होता है। प्राचीन काल में क्या होता था, अशोक के समय, मौर्य काल के समय में जब अभिलेखों की शुरुआत हुई, अभिलेख लिखे जाते थे, यानी कि एक पत्थर पे उन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सुरक्षित किया जाता था, लिखा जाता था कि हमारे राजा इस सन में ये चीज़ें जीत कर आए हैं, यहाँ से जीत के आए हैं, हमारे राजा से पहले इनके पूर्वज कौन थे, उन चीज़ों को लिखा जाता था, लिपिबद्ध किया जाता था कि प्राचीन काल में हमें इतिहास की जानकारी रहे। और आज ही वो हमारे इतिहास का स्रोत है जिन्हें हमें पता चलता है कि अशोक कितना महान सम्राट था। तो अशोक के अभिलेखों में अक्सर प्रयोग होता है ब्राह्मी लिपि का, और ज़्यादातर लोग यही जानते हो कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ होगा। तो ये गलती भी अक्सर होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी से बनी है। और इसका क्रम भी आप याद रखें, जो कि परीक्षा में पूछ भी देगा कि ब्राह्मी लिपि से थोड़ा चीज़ें अच्छी हुई, थोड़ी विकसित हुई, वो गुप्त लिपि में आई। गुप्त लिपि से थोड़ी चीज़ें विकसित हुई, अच्छी हुई, वो नगरी लिपि में आई। और नगरी लिपि से जब चीज़ें पूर्ण विकसित हो गई, पूर्ण अच्छी हो गई, हिंदी आ गई, वर्ड आ गए, स्वर आ गए, व्यंजन आया, व्याकरण आया, तो वो चीज़ें जाके देवनागरी में हो गई। यानी हिंदी भाषा देवनागरी से बनी है। देवनागरी अगर अंतिम में है, सबसे देख रहे होंगे, और सबसे विकसित हो चुकी थी, और जब उसका पूरा विकास हुआ तो उससे क्रमबद्ध तरीके से हिंदी का जन्म हुआ है। तो इस लिपि को आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। ब्राह्मी के बाद गुप्त, गुप्त के बाद नगरी, नगरी के बाद देवनागरी, और देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अभी मैंने आपको बताया ना, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। इसका भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख यानी कि राजभाषा का प्रयोग नागरिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस सीमा तक कर सकते हैं। आज भी भारतवर्ष में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे अंग्रेजी यानी इंग्लिश को ज़्यादा प्रधानता दी गई है हिंदी की अपेक्षा। वहाँ पे आज भी हिंदी आप देखेंगे तो वो बहुत पीछे और इंग्लिश बहुत आगे। तो उन सारे प्रावधानों को, हिंदी भाषा संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, मतलब हिंदी भाषा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, वो संविधान में अनुच्छेद 343 से 352 के बीच में रखी गई हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे उत्तर 1, यानी भारतीय संविधान में 343 से 352 अनुच्छेद के बीच में सारे हिंदी भाषा के सभी प्रावधानों का उल्लेख है। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 343 से
352 तक। ये दो चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद करना है। ये आपके अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपका, मैंने पहले ही बोला, ये आपका एक बेसिक नॉलेज भी है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम, कि संविधान के किन अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। अभी आपने पीछे देखा कि 343 से 352 तक सिर्फ हिंदी भाषा है, तो यहाँ 351 है, यानी 351 352 से पहले ही आता है ना। तो 351 में भी सामान्य बात हो गई कि हिंदी भाषा संबंधी ही कोई चर्चा हुई होगी। तो 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी हिंदी का विकास भारतवर्ष में किस तरीके से हो, लोग उसे अपनाएं कैसे, उसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में उसे कैसे उतारे, इन सारे प्रावधानों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 351 में किया गया है। और ये प्रश्न अक्सर आता है आपकी परीक्षाओं में। 351 भी सिर्फ पूछा जाता है, खाली 351 अनुच्छेद आपका ज़रूरी है। ये नहीं 343 से 352 तक आप याद करने लगें, उसमें सिर्फ 351 ही आपके लिए ज़रूरी है, और बाकी ये दो तो आपको याद ही रखने हैं कि 343 से 352 के बीच में हिंदी राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका उत्तर होगा 4। 351 में हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। भाषा के आधार पे, यानी मैंने आपको पहले ही बोला कि हिंदी का विकास जब हो रहा था, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे जो थे वो हिंदी के प्रति थोड़ा ज़्यादा आकर्षित थे, हिंदी पर अधिक जोर डालते थे। और जब देश स्वतंत्र हुआ, देश में कई छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, छोटी छोटी इकाइयाँ थी, और वो लोग चाहते थे कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊँ, जो कि मुमकिन नहीं था। अगर आप किसी भी गाँव में हैं और उस गाँव में 200 लोग हैं, 200 लोग का एक अलग से देश होगा, तब तो ऐसे कई देश हो जाएंगे, और वो जो एक ही भूमि पर होकर ऐसे अलग अलग चीज़ें करेंगे। लेकिन तब इसीलिए हर राज्य का वहाँ पर गठन हुआ, भारतीय राज्यों का जो गठन हुआ वहाँ पे। लेकिन फिर डिमांड रखी गई, प्रस्तावना रखी गई कि हम अपनी भाषा के आधार पे अपने राज्य का गठन करेंगे। हमारे राज्य में अधिकतर भाषा ये बोली जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कोई भाषा का प्रयोग अधिक होता है, तो आंध्र प्रदेश के लोग चाहेंगे कि हमारी भाषा के आधार पे जितने भी आंध्र प्रदेश के लोग हैं, जो भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहेंगे। आंध्र प्रदेश के लोग जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो जितने भी आसपास भारत में भटके लोग हैं, वो सारे इकट्ठा होकर आंध्र प्रदेश में रहेंगे। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना है वो 1956 ईस्वी में की गई है। इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे कि कारण यही था कि लोग चाहते थे कि जो भाषा हमारे प्रदेश में प्रयोग की जा रही है, वो हमारे प्रदेश में जितने भी व्यक्ति रहें, सब पर उसका प्रभुत्व ज़्यादा रहे। और इसीलिए नेहरू जी ने 1956 में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की भाषा के आधार पे। जहाँ जो भाषा अधिक बोली जाती थी, वो उस राज्य की एक पहचान हो गई, और उस राज्य जितने भी भारतवर्ष में अलग अलग लोग थे, वो उस राज्य में जाके एक हो गए कि हमारी भाषा ये, अब हम लोग यहीं तक रहेंगे। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? मैंने भी आपको बताया ना, भाषा के आधार पर 1956 में गठन हुआ था। तो किस प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था? तो यहाँ पे उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। उत्तर 4। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में तो व्याकरण है, स्वर है, व्यंजन है, तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा है क्या। आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो आपको विस्तारित रूप से उसके बारे में पढ़ना होगा। अब आप हाई स्कूल और इंटर में नहीं, अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी होंगी, और किस तरीके से पढ़नी होंगी, क्या पढ़नी होंगी, इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा, आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। फिर वहाँ पे हम लोग अच्छे से इस बातों पर चर्चा करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? राजभाषा मतलब अभी तक जो भारत में जितनी भी चीज़ें हो रही थी, कोई भाषा ही नहीं थी जिसे जो मन वो बोले, जो मन वो बोले। लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो हिंदी का प्रयोग करते थे। और अगर हमारा एक देश संगठित देश है, पढ़े लिखे समाजों
समाज है इसमें, और संविधान का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी होंगी हमें कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी चीज़ें, अनुच्छेद, अनुसूची, इन चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से लागू करना होगा। तो भारत में हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला। ये आपको पूरा याद करना होगा, क्योंकि आप याद कर लेंगे 1949 तो पेपर में क्या पूछ देगा, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर। तो 1949 तो रहेगा, लेकिन 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1949, 3 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949। तो जब आपको पता होगा कि वहाँ का जो सही उत्तर है वो 14 सितंबर 1949 है, तो उसको आप पूरा याद करेंगे अच्छे से। कोई भी आपको सन से पहले कोई भी आपको डेट तारीख मिल रही है तो आप उसको ध्यान से याद करें, क्योंकि एंट्रेंस में इसी तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे और वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है। यानी भारत में कितनी भाषाओं को कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है, संविधान में उनका वर्णन है और वो किस अनुसूची में है। यह आपका एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, तो आप वहाँ पे उत्तर में देंगे भाषाओं का वर्णन है। तो हमारे भारत में 8वीं अनुसूची के तौर पर 22 भाषाओं को, उत्तर 4, 22 भाषाओं को कानूनी तौर पर दर्जा उन्हें दिया गया है। यानी हमारे भारत में 22 भाषाएं हैं जिन्हें कानूनी तौर पे उन्हें संविधान में लिखित रूप दिया गया है। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ कि हिंदी की आदि जननी कौन है। आदि जननी यानी कि किसी से जन्म, तो हमारा मतलब हिंदी का जन्म किससे हुआ है। अभी आपने पीछे पढ़ा अपभ्रंश, हिंदी का जो जन्म है वो तो अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन अपभ्रंश का भी जन्म किससे हुआ था, सबका जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से। आप यहाँ पे अपभ्रंश मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा वो। आदि जननी पूछा गया, यानी जो सबकी जननी, हिंदी की भी जननी है। अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। यानी संस्कृत से सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत से ऐसे देश हैं और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका जो निर्माण होता है वो संस्कृत से निकला हुआ होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। उत्तर आप देख रहे होंगे वर्ण। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण अगर हम सीधी भाषा में कहें तो क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया। यानी यहाँ पे हम कोई शब्द मिलान नहीं कर रहे हैं, कोई मात्रा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक अकेला जो अक्षर है क, स्वर, व्यंजन, ये सब मिला के ये जो चीज़ें हैं वो वर्ण कहलाती हैं। स्वर को वर्ण कहते हैं, व्यंजन को वर्ण कहते हैं, और स्वर व्यंजन मिलाने में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी जहाँ से शुरुआत होती है किसी शब्द की, किसी वाक्य की, किसी लयबद्ध वाक्य की, वो वर्ण होता है। आप राम बोलेंगे तो र पे आ की मात्रा और म, इनको मिलाकर ही राम बोलेंगे। सिर्फ र और म अलग अलग करने से राम नहीं बनेगा। तो वर्ण का मतलब होता है क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़। ये जो अक्षर हैं ये आपको वर्ण के नाम से विभूषित किए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, यानी स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वहाँ आप उत्तर में हमेशा 52 लिखेंगे। उत्तर 3 इसका सही उत्तर है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी क ख ग घ अंगा, ये जो व्यंजन है, और अ आ इ ई उ ऊ, ये जो स्वर हैं, इन सबको मिला जब देते हैं, कुल स्वर व्यंजन टोटल करते हैं तो इनकी संख्या 52 हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको वर्तनी से भी संबंधित प्रश्न आएंगे कि कोई अक्षर आपको अगर दिया जाएगा तो उसकी शुद्ध वर्तनी करनी होगी, यानी उसमें मात्रा दोष कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अक्सर आप लोग बोलते होंगे कि किसी की शादी है तो क्या है, बारात आई है, बारात आ रही है, बारात आई है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अशुद्ध है, जो कि
अशुद्ध वर्तनी है। बारात का आप देख रहे होंगे, बारात, और हम लोग बोलते भी हैं अक्सर कि किसी की शादी है, दूल्हा आ रहा है, रोड पे नाच गाना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्या है भैया, बारात आ रही है, तो वो गलत होता है। और बारात का शुद्ध रूप क्या होता है, बारात। बारात का शुद्ध रूप बारात होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और वर्तनी का मतलब होता है कि किसी भी मात्रा, कोई मात्रा आगे पीछे कर दी जाएगी, कोई शब्द अधिक या कोई शब्द कम कर दिया जाएगा, उसका हमें शुद्ध रूप लिखना होगा। लेकिन ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी टोटल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता रहेगा कि इस शब्द का ये होगा, क्योंकि तुक्का मारने में आप अक्सर गलत कर जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला, आप महामना की बगिया में आने वाले हैं, जहाँ लाखों बच्चे आने के सपने देख रहे हैं, तो पेपर का एक लेवल होता है, तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी मेंटेन करनी होती है। तो बारात का शुद्ध रूप होता है बारात। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम, ये तो अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्वागत, स्वागत में जो प्रयुक्त संधि है वो यड़ संधि है, यड़ संधि। और यड़ संधि की मैं सबसे बड़ी पहचान आपको बता दूं कि जो भी शब्द होगा उसके बीच में आपको हमेशा य और व दिखेगा। जो भी आपको शब्द दिखेगा यड़ संधि का, उसमें आपको य और व दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पे स्वागत दिख रहा है, तो स्वागत में आपको बीच का अक्षर व दिख रहा है, आप उस पर मात्रा और उसका सहयोगी अक्षर वो ना देखिएगा, बस मेन अक्षर जो है वो देखेंगे। तो यड़ संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको बीच में य और व जैसे शब्द दिखते हैं, यही दो शब्द ही आपको बीच में दिखेंगे, य और व। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि यड़ संधि होती है। और अगर स्वागत का संधि विच्छेद आपसे पूछेगा तो वहाँ आप लिखेंगे सुधन आगत। और संधि विच्छेद कैसे होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कई शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा, जिससे आप उसमें अच्छे से कुशल हो जाएंगे और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो स्वागत में जो प्रयुक्त संधि है वो यड़ संधि है। और यड़ संधि की पहचान होती है कि किसी भी शब्द के बीच में आपको य और व ये दोनों वर्ण मिलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग आप अक्सर नाम सुनते होंगे, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब कि जो शब्द में आगे प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का आगे प्रयोग होता है और जो प्रत्यय होता है उसका प्रयोग पीछे होता है। उपसर्ग यानी प्र या क या ई की मात्रा आगे जुड़ जाती है और एक नया शब्द और अच्छा शब्द बन जाता है, वो उपसर्ग होता है। और प्रत्यय का मतलब कि जो चीज़ें पीछे के हिस्से में जुड़ती हैं। उपसर्ग शब्द के आगे के हिस्से में जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे के हिस्से में जुड़ता है। तो प्रख्यात में आप दिख रहे होंगे, सबसे पहला आपको अक्षर दिख रहा होगा प्र। तो इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। उत्तर 1 प्रख्यात। प्रख्यात, प्र को हटा देंगे तो अख्यात हो जाएगा, और अख्यात में प्र जुड़ जाता है तो प्रख्यात हो जाता है। उपसर्ग का यही मतलब होता है कि शब्द में जो आगे के हिस्से में चीज़ें जुड़ती हों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द में पीछे से जुड़ जाता हो। तो विकल का अगर आप देखेंगे तो विकल, ल, विक, ये कोई शब्द ही नहीं हुआ। अलख, अल, धन का कोई शब्द नहीं। पुलक, पुल, धन का, ये भी कोई शब्द नहीं हुआ। यानी ये तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। अब धनिक बचा, धन, धन इक, धन इक, धन इक, और यहाँ पे हो गया धनिक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो उत्तर दिखेगा वो होगा धनिक। धनिक में पीछे से मात्रा जुड़ी है, यानी ध में नहीं जुड़ी है। धनिक, धन इक, आप बोलेंगे आप खुद समझ जाएंगे। धनिक, धन इक, यानी इसका चौथा उत्तर सही है। उपसर्ग प्रत्यय भी आपको प्रैक्टिस के बेस पे आते हैं, कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से किन किन चीज़ों से हमें इसको प्रॉपर सीख लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर वही बात है, हमारे साथ आना होगा, अच्छे से इन चीज़ों को समझना होगा। तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा धनिक। उत्तर 4।
हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौराहा में कौन सा समास है? तो अक्सर आपसे परीक्षा में द्विगु समास ही पूछा जाता है, क्योंकि द्विगु समास की पहचान होती है कि जो भी शब्द होता है वो एक संख्या से जुड़ा होता है। जैसे त्रिभुवन, चौराहा, त्रिभुवन यानी 3, चौराहा यानी 4, ऐसे जो कुछ इसमें टिपिकल जो अक्षर होते हैं वो संख्या से जुड़े होते हैं, उसमें कोई ना कोई संख्या ज़रूर होती है। जैसे चौराहा है, त्रिभुवन है, त्रिभुवन में आप 3 है, चौराहा में 4 है, तो इनसे आप समझ सकते हैं। तो द्विगु का सबसे बड़ा सिंबल होता है कि यहाँ पे शब्द के साथ संख्या का प्रयोग हुआ है। तो चौराहा यानी 4, चौराहा, 4 राह, चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। उत्तर 4 सही होगा। अब आप हिंदी महीने का नाम शायद ही किसी को याद हो, फिर भी आषाढ़, अषाढ़ ऐसे शब्द आप सुनते होंगे। तो ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आषाढ़ का तत्सम रूप क्या होता है। आषाढ़ का तत्सम रूप का मतलब कि जो शब्द का शुद्ध रूप हो, और तद्भव का मतलब होता है जो शब्द का अशुद्ध रूप हो। तत्सम तद्भव की यही सबसे बड़ी पहचान है कि आषाढ़ का मतलब तत्सम का मतलब शुद्ध होता है और तद्भव का मतलब अशुद्ध होता है। तो आषाढ़ का शुद्ध रूप होता है आषाढ़, आषाढ़ नहीं होता है, आषाढ़ होता है। आप अपनी दादी अगर घर में बोलती होंगी तो उनको टोक दीजिएगा कि अम्मा आषाढ़ नहीं आषाढ़ होता है, आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का तत्सम रूप जो है वो आषाढ़ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, आप ये प्रश्न देख रहे होंगे कि क्या है हमेशा रहने वाला का मतलब। ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ये वाक्य के लिए एक शब्द होता है कि आपको एक वाक्य रहेगा और उसके आधार पे उस वाक्य का प्रयुक्त उसके साथ सही लगने वाला शब्द आपको उसमें से सिलेक्ट चूज़ करना होता है। तो हमेशा रहने वाला समसामयिकी आपको सही लग रहा होगा, प्राणदा सही लग रहा होगा, पार्थिव सही लग रहा होगा। ये तीनों आपको सही लग रहे होंगे कि समसामयिकी भी तो हमेशा, समसामयिकी, प्राणदा, पार्थिव। तो इन शब्दों को जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं तो ये आपको सही ही लगते हैं। लेकिन हमेशा रहने वाला इसका सही रूप होगा शाश्वत। जो आपके साथ हमेशा रहता है वो शाश्वत होता है। हमेशा रहने वाला इसका सही उत्तर होगा शाश्वत। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे प्रश्नों का जो समूह है वो समझ में आया होगा और आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे और हमारे साथ और भी कई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जिससे आप महामना की बगिया में प्रवेश कर सकें और लाखों बच्चों में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें आपका नाम ज़रूर हो। धन्यवाद।